हैरान ना हो मंगत भाई, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। मैं दरअसल अहमदाबाद के अखबार गुजरात समाचार का कल्चरल रिपोर्टर हूँ। मुझे मेरे अखबार ने ख्वाजा अजमेर की दरगाह पर तफसीली रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा है। जाहिर है एक रिपोर्टर को अपनी तहकीकी रिपोर्ट ज्यादा से ज्यादा जामे बनाने के लिए हर तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है, उनके ख्यालात जानने पड़ते हैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे आप दोनों भाइयों की बातों के जरिए अभी से अपनी रिपोर्ट के लिए बहुत ठोस मवाद मिल रहा है। मैंने देखा मेरी बातें सुनकर मंगत के चेहरे पर तारी तनाव के आसार कम हो रहे हैं। उसने खासे पुरजोश लहजे में कहा, गुजरात समाचार का नाम सुना है मैंने, बहुत बड़ा और जाना माना अखबार है। अगर तुम इस मजार की सुनगुन लेने आए हो तो मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। जगत तो बस साल में 1-2 बार मेहमान की तरह आता है और 10-12 दिन की छुट्टियां गुजार कर चला जाता है। उसे क्या पता इस दरगाह की वजह से अजमेर के रहने वालों, खास तौर पर धर्म के मानने वालों को किन किन मुश्किलात का सामना है। मैंने गोया खुश होकर कहा, तुम तो वाकई मेरी बहुत मदद कर सकते हो मंगत भैया। जगत तो बच्चों के साथ मसरूफ रहेगा, ऐसे में तुम मेरी ज्यादा रहनुमाई कर सकते हो। जगत गालिबन अलका की तरफ से खामोश सरजनिश की वजह से मंगत से तल्ख बहस मजीद बढ़ाने की बजाय खामोश हो गया। इस दौरान में स्टेशन वैगन नींद में डूबे अजमेर की सड़क पर काफी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। कोई 2 मील का फासला तय करने के बाद शहर की आबादी छिदरी पड़ने लगी। उसके साथ ही सड़क के दोनों अतराफ बिजली के खंभों का सिलसिला खत्म हो गया और गाड़ी सिर्फ अपनी हेडलाइट्स के सहारे आगे बढ़ने लगी। फिर शहरी आबादी बिल्कुल खत्म हो गई और रफ्ता रफ्ता सड़क के दोनों तरफ इक्का दुक्का खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने मंगत से अपनी ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी लाने के लिए सवाल किया। कहा, जगत ने बताया है कि ये इंजीनियर है, तुम्हारा क्या पेशा है मंगत भैया? उसने कदरे गुरूर भरे लहजे में कहा, मेरा अजनास की सप्लाई का कारोबार है। उसके अलावा मोतीपुरा गांव में अपनी खानदानी ज़राई अराजी की देखभाल भी मैं करता हूँ। नासिराबाद से कोई 2 मील की दूरी पर मोतीपुरा गांव है। मैंने कहा, बहुत खूब, और तुम्हारे बच्चे कितने हैं? मेरी बात सुनकर जगत ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। इससे पहले कि वो कुछ कहता मंगत ने कहका लगाया, बोला, जब शादी ही नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? मैं अभी तक छड़ा छांट हूँ राकेश जी। मैंने अपना लहजा खुशगवार बनाते हुए कहा, यानी तुम हर लिहाज से आजाद और अपनी मर्जी के मालिक हो, फिर तो तुम वाकई मेरे बहुत काम आ सकते हो। फिर मैंने जगत को मुखातिब करके कहा, लो छोटे भाई, हमसे तुम्हारी जान छूट गई। अब हमने अजमेर और गिरदोनिवाह की खाक छानने में मदद देने का बोझ अकेले मंगत भाई पर लाद दिया है। ये सुनकर जगत मुस्कुराया, जबकि मंगत ने खुशदिली से कहका लगाया। हकीकत यह है कि माहौल का तनाव खत्म होने पर बाकी सबके चेहरों पर भी इत्मीनान और खुशी नुमाया थी। इस दौरान में गाड़ी लगभग मुकम्मल बंजर बयाबान नीम सहराई इलाके से गुजर रही थी। सड़क किनारे इक्का दुक्का दिखाई देने वाली बंद दुकानों के अलावा इंसानी जिंदगी के कम ही आसार दिखाई दे रहे थे। शायद ये रात की तारीकी का नतीजा था, क्योंकि हमारी हद निगाह गाड़ी की हेडलाइट तक महदूद थी। मंगत का मिजाज अब खासा खुशगवार लग रहा था। कोई 10 मिनट के बाद हम एक छोटे से गांव के दरमियान से गुजरे। मंगत ने मेरी तरफ देखकर हाँक लगाई, बोला, ये मक्खूपुरा बस्ती है राकेश जी। यहाँ के रहने वाले मूर्ख देहाती घाटी वाले बाबा नाम के एक पीर के मजार पर जुमेरात के जुमेरात हाजिरी देते हैं। खुद उन्हें 2 वक्त पेट भरने के लिए रोटी मयसर नहीं है और हर महीने 15 दिन में इस मजार पर देग हर हाल में चढ़ाते हैं। और यहाँ की हिंदू आबादी मुसलमानों से ज्यादा आगे आगे रहती है। मैंने जगत के चेहरे पर एक बार फिर बदमज़गी के आसार उभरते देखे। गनीमत ये रहा कि उसने अपनी जबान बंद ही रखी। उधर मंगत ने सड़क पर आगे बढ़ते हुए हाथ के इशारे से घाटी वाले बाबा के मजार के महले वकू की निशानदही भी की थी। गाड़ी एक बार फिर गैर आबाद इलाके से गुजर रही थी, मगर कोई 15-20 मिनट मजीद गुजरने के बाद यकयक मंजर बदलने लगा। सड़क के दोनों अतराफ एक बार फिर खेतों का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे लगा कि हम अपनी मंजिल यानी नासिराबाद पहुंचने वाले हैं। यकयक मुझे दूर सामने सड़क पर आर पार एक भारी भरकम फौलादी बैरियर रास्ता रोके नजर आया। ये मंजर देखकर मैं चौंका। इस देहाती इलाके में इस बैरियर का क्या काम? जैसे हम किसी दूसरे मुल्क की सरहद में दाखिल हो रहे हों। गाड़ी मजीद आगे बढ़ी तो मुझे बैरियर के दोनों अतराफ खारदार बाड़ भी इस्तादा नजर आई। ये सब देखकर मेरा माथा ठनका, मगर जगत और मंगत दोनों ही किसी भी किस्म की तशवीश से आजाद नजर आए। कुछ ही देर में मंगत ने अपनी स्टेशन वैगन फौलादी बैरियर के पास ले जाकर रोक दी। तभी मुझे बैरियर के पास एक देवकामत बोर्ड नजर आया। उस पर इंग्लिश में जली हुरूफ में लिखा था, ठहरें, नासिराबाद कैंटोनमेंट की हुदूद का आगाज, दाखिले के लिए अपनी शनाख्त साबित करें। मेरे दिल की धड़कन यकलख्त तेज हो गई। मैंने ये क्या हिमाकत कर डाली। अच्छा खासा अजमेर के किसी होटल में कमरा लेकर अगली दोपहर दिल्ली वापसी का इरादा बना रखा था। बिला वजह जगत और अलका की बातों में आ गया। मगर मेरा भी क्या कसूर है?
मुझे क्या पता था कि जगत का कस्बा नासिराबाद एक फौजी छावनी है, मगर अब पछतावे का क्या फायदा, जो होना है वो तो होकर रहेगा। स्टेशन वैगन फौलादी बैरियर के पास रोककर मंगत ने हेडलाइट्स बंद कर दी। बमुश्किल 20 सानियों बाद बैरियर के पहलू में बने तंग खला से 2 मुसल्ला बावर्दी फौजी बरामद हुए। उनमें से एक ने रोशन टॉर्च उठा रखी थी, जबकि दूसरे ने अपनी राइफल गाड़ी की तरफ सीधी कर रखी थी। टॉर्च वाला फौजी अपने मुसल्ला साथी के साथ जैसे जैसे गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज से तेज तर होती जा रही थी। मैंने बज़ाहिर बेनियाजी से जगत के चेहरे का जायजा लिया, मगर मुझे वहाँ तनाव के कोई तासुरात नजर नहीं आए। ये देखकर मुझे अपने जहनी तनाव में कुछ कमी महसूस हुई। शायद ये मामूल की कार्रवाई है। मैंने दिल ही दिल में खुद को सरजनिश की। मेरे दिल का चोर मुझे डरा रहा है। मैं सारी सूरत हाल अपने आप को मरकज मान कर देख रहा हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं इस वक्त सारे मंजरनामे में सबसे गैर अहम, गैर मुतल्लिका किरदार हूँ। इन सिक्योरिटी एहलकारों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें जो कुछ पूछना है उसके लिए मंगत और जगत जवाब दे हैं। तभी टॉर्च वाले फौजी ने गाड़ी के पास पहुंचते ही मंगत को दोस्ताना शिनासा लहजे में मुखातिब किया। बोला, सब ठीक तो है मंगत जी, इतनी रात गए, बल्कि सवेरे सवेरे कहाँ से आ रहे हो? लगता है मेरे ड्यूटी टाइम से भी पहले यहाँ से निकले थे। मंगत ने पुरएतमाद लहजे में कहा, तुम ठीक समझे मोनी भैया, शाम से पहले निकला था। अपने जगत भैया आए हैं जयपुर से। गरीब नवाज एक्सप्रेस हमेशा की तरह आज भी 4 घंटे लेट पहुंची। ये सुनकर टॉर्च वाला फौजी अच्छे खासे पुरजोश लहजे में बोला, अच्छा तो अपने जगत बाबू आए हैं सालाना छुट्टियों पर, चलो ट्रेन लेट होने के बहाने इनके भी दर्शन हो गए। ये कहकर वो गाड़ी में झांकता हुआ अकबी हिस्से की मेरी तरफ वाली खिड़की पर आन खड़ा हुआ। मुझ पर नजर पड़ी तो अजनबी चेहरा देखकर वो चौंका, मगर तभी जगत ने पुरजोश लहजे में मुखातिब करके उसे मुतवज्जे कर लिया। राम राम मोनी भैया, सब ठीक तो है? नायक मोनी ने कहा, सब कुशल मंगल है भैया, लगता है इस बार मेहमान भी साथ आए हैं तुम्हारे। जगत ने जल्दी से जवाब दिया, बोला, हाँ मोनी भैया, ये राकेश जी हैं, गुजरात समाचार के कल्चरल रिपोर्टर हैं, और साथ में इनकी बेटी और दामाद हैं। 1-2 दिन हमारे साथ रहेंगे, चाहो तो अपने रजिस्टर में लिख लो। मोनी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है आप लोग जा सकते हैं, मगर याद करके ब्रिगेडियर जी को मेरा प्रणाम जरूर देना। ये कहकर वो पीछे हट गया। शायद बैरियर पर तैनात मजीद कोई अहलकार भी हमारा जायजा ले रहा था, क्योंकि मोनी की तरफ से सब ठीक है का खामोश सिग्नल मिलते ही उसने फौलादी बैरियर उठा दिया था। उसके साथ ही मंगत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, मगर इस दौरान में मेरे दिमाग में नायक मोनी के आखिरी अल्फाज हथौड़े बनकर ज़रब लगा रहे थे। मैं अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपने पास मौजूद अनमोल असासों और खतरनाक हथियार समेत मेहमान बनकर एक हाजिर सर्विस हिंदुस्तानी आला फौजी अफसर की सरकारी रिहाइशगाह पर ठहरने जा रहा हूँ। इन दोनों भाइयों को तो मैंने अपनी घड़ी हुई कहानी का यकीन दिला दिया। खुदा जाने उनके ब्रिगेडियर बाप के लिए मेरे बताए हुए कवायफ काबिल कबूल होंगे या नहीं। उसे जरा भी शक हो गया तो उसे मेरी असलियत का पता लगाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। गुजरात समाचार अखबार के दफ्तर एक फोन ही तो करना है। मैंने खुद को पुरसुकून रखने के लिए सोचा, ये सब अंदेशे बेबुनियाद नहीं है, मगर मसला ये है कि फिलहाल मैं इन मुमकिना खतरात से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वापसी का रास्ता अमलन बंद हो चुका है, और बिलफर्ज मुझे यहाँ से फरार का मौका भी मिल जाए तो मैं इस मजलूम जोड़े को यहाँ पीछे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। जगत ने मुझे मुखातिब करके मेरा जहन इन तशवीशनाक ख्यालात से हटा दिया। बोला, फौजी छावनी की भी एक अपनी ही दुनिया होती है राकेश जी। मुल्क के दूर दराज इलाकों से आने वाले अलग अलग जबान बोलने वाले अजनबी इकट्ठे होते हैं और फिर कुछ दिनों में एक दूसरे से इतने करीब हो जाते हैं कि जबान, जात, धर्म का फर्क भी याद नहीं रहता। और जब कहीं और ट्रांसफर होता है तो छावनी में उस्तवार होने वाले ये रिश्ते जिंदगी भर बरकरार रहते हैं। उसकी बात पूरी होते ही मैंने हकीकी सताइश के साथ कहा, अरे जगत भैया, तुम्हें तो इंजीनियर की बजाय लिखारी होना चाहिए। तुम तो कमाल की बातें करते हो। इसका मतलब है तुम अपने अल्फाज कागज पर उतार डालो तो बहुत जोरदार तहरीर भी लिख सकते हो। मेरी मानो तो मेरे अखबार के कॉलम लिखा करो, गुजराती में ढाल कर छपवाना मेरी जिम्मेदारी। मेरी बात सुनकर वो उसे मजाक समझकर हंस पड़ा, मगर मेरे इसरार पर वो राजी हो गया। इस असना में गाड़ी कदीम तर्ज के खूबसूरती से आरी बंगलों पर मुश्तमिल एक कॉलोनी में दाखिल हो रही थी। लगभग इन सारे बंगलों के फाटक के साथ यकसा अंदाज में छोटा सा बागीचा था और कहीं 2 कहीं 3 दरख्त इस अंदाज में लगे हुए थे कि उनकी छतरी का निस्फ बंगले के लॉन और बाग की दरमियानी सड़क तक फैला हुआ था। ये सब मुझे बता रहा था कि ये बंगले कम से कम 60-70 साल या शायद उससे भी ज्यादा पुराने हैं। मैंने अपने अंदाजे की तस्दीक चाही तो जगत ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया राकेश जी। नासिराबाद छावनी कोई 100 साल पहले अंग्रेज सरकार ने कायम की थी। ये बंगले भी उसी दौर में बने थे। मैंने पूछा, मगर नासिर तो खालिस मुसलमानों वाला नाम है। इससे पहले कि जगत कोई जवाब देता, मंगत ने एक जोरदार कहका लगाया और बोला,
ये नाम नहीं बल्कि सरकारी खिताब है। छावनी का ये नाम कठपुतली मुगल बादशाह आलम शाह दोम की तरफ से एक अंग्रेज फौजी अफसर डेविड ऑक्टर लूनी को दिए गए नासिरुद्दौला खिताब पर रखा गया है। ये सुनकर मैंने हल्का सा कहकहा लगाया। जगत ने भी मेरा साथ दिया। इस असना में मंगत गाड़ी एक बंगले के खुले फाटक में मोड़ चुका था। बजरी उड़ाती स्टेशन वैगन मरकजी इमारत के बड़े दरवाजे के सामने पोर्च में जा रुकी। गाड़ी का इंजन अभी बंद भी नहीं हुआ था कि जगत ने जल्दी से कहा, हॉर्न न बजाना मंगत भैया, हो सकता है डैडी सो चुके हों, हम उनसे सुबह नाश्ते में मिल लेंगे। मंगत ने जवाब में कहा, वो बेशक सो गए होंगे, मगर मैंने बल्लू को कहा था कि हमारे आने तक ड्यूटी खत्म करके न जाए। तुम लोगों का सामान उठाने के साथ कुछ चाय पानी, बच्चों के लिए दूध वगैरह गर्म करने की जरूरत पड़ सकती है। जगत ने खुशगवार लहजे में कहा, तुम उसकी फिक्र न करो भैया, सामान कुछ ज्यादा नहीं है और इसे उठाने के लिए हम 4 हट्टे कट्टे मर्द मौजूद हैं। रहा खाने पीने का मामला तो वो भी ये दोनों सुघड़ खवातीन संभाल लेंगी। मंगत ने जवाब में गालिबन कुछ सख्त सी बात कहने का इशारा किया, मगर फिर खामोश हो गया। हम सब अभी दरवाजे खोलकर गाड़ी से उतरे भी नहीं थे कि एक लंबा तड़ंगा शख्स बंगले के दरवाजे में नमूदार हुआ। उसने शबखाबी का लिबादा पहन रखा था। उसने मुंह में सुलगता हुआ पाइप दबा रखा था। गंदुमी रंगत, भारी मूछें। वो शख्स जगत से इतना मुशाबे था कि उसे पहचानना जरा भी मुश्किल न था। उसने गाड़ी से उतरते मंगत को मुखातिब करके नरम लेकिन बारोब लहजे में कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी लड़के, रेलवे स्टेशन पर इंतजार तो नहीं करवाया बच्चों को। मंगत के कुछ कहने से पहले ही जगत ने नारा लगाने के अंदाज में बाप को प्रणाम किया और फिर गाड़ी से उतरकर उसके पांव छुए। ब्रिगेडियर साहब ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। इस दौरान में बारी बारी सब लोग गाड़ी से उतरकर उसके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। उसने सबके सर पर हाथ फेरा। मैं उसके सामने पहुंचा तो उसने आंखों में आंखें डालकर मुझे देखा और उसी धीमे लेकिन गंभीर लहजे में पूछा, जनाब की तारीफ। मैंने जवाब में अपने दोनों हाथ सीने के सामने जोड़ते हुए पूरे एतमाद लहजे में अंग्रेजी में कहा, मैं राकेश त्रिवेदी हूँ, गुजरात समाचार का कल्चरल रिपोर्टर। मुझे अजमेर शहर और वहाँ के मजार पर तफसीली रिपोर्ट तैयार करने के लिए भेजा गया है। जगत और अलका बेटी से जयपुर रेलवे स्टेशन पर बातचीत हुई थी। अजमेर पहुँचते पहुँचते रात ज्यादा हो गई तो ये जिद करके हमें साथ ले आए। मेरे मुकाबिल खड़े घाघ फौजी अफसर ने मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दिया। फिर अपने मखसूस लहजे में बोला, आपसे मिलकर खुशी हुई राकेश जी। मंगत और जगत ने शायद बताया होगा, मैं ब्रिगेडियर संपत अग्रवाल हूँ, नासिराबाद कैंटोनमेंट का लॉजिस्टिक इंचार्ज। ये बच्चे आपके। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने सफीर अहमद और फातिमा पर एक नजर डाली। वो मुझे कुछ सरासीमा से नजर आए। मैंने उनकी हालत वक्ती तौर पर नजरअंदाज करके ब्रिगेडियर को मुखातिब किया। कहा, नहीं मेरा इनसे कोई रिश्ता तो नहीं है, मगर ये दोनों बहुत ही अच्छे संस्कार वाले बच्चे हैं। रास्ते में इन्होंने मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा है। हम एक ही कूपे में यहाँ तक पहुँचे। जगत ने इनकी ही वजह से हमें साथ लाने पर इसरार किया था कि ये नौजवान जोड़ा इतनी रात गए कहाँ होटलों की तलाश में भटकता फिरेगा। ब्रिगेडियर अग्रवाल ने इस बार भी तवज्जो से मेरी बात सुनी, फिर कुछ सोचकर एक तवील हुनकारा भरा और फिर जगत को मुखातिब करके कहा, तुमने बहुत अच्छा किया लड़के, अब मेहमानों को अंदर ले चलो, सुबह होने में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। ये कहकर उसने हर्ष को सफीर अहमद से लेकर अपनी गोद में उठा लिया। साफ लग रहा था कि उम्र ने उसका ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ा है, बल्कि शायद जिस्मानी तौर पर अपने दोनों बेटों से कवी था। इस आजमाइश में बज़ाहिर सुरखरू होने पर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अगर वो ज्यादा बारीकी से पुछगिछ करता, खुसूसन सफीर अहमद और फातिमा को खंगालता, तो हमारा पोल खुलने का संगीन खतरा था। हम सब पहले बंगले की नशिस्त गाह में पहुंचे, मगर अगले चंद ही मिनटों में तजुर्बेकार मुंतजिम ने हमारे ठहरने की तरतीब तैयार कर ली। जगत और अलका के लिए पहले ही कमरा मखसूस था। सफीर अहमद और फातिमा को मेहमान खाना सौंप दिया गया, जबकि मुझे मंगत के साथ ठहरने का हुक्म सादिर हुआ। इस तरफ से फारिग होकर उसने अलका और फातिमा को मुखातिब करके कहा, किचन में खाना तैयार है, मेरा ख्याल है तुम सबके लिए काफी होगा, कम रहे तो अंडे मौजूद हैं। इस पर मैंने कहा, हमने रात का खाना खा लिया था ब्रिगेडियर साहब, इसलिए जो कुछ भी ये लड़कियां गर्म करके ले आएंगी हमारे गुजारे के लिए बहुत होगा। तभी मंगत ने बाप को मुखातिब करके शिकायती लहजे में कहा, मैंने बल्लू को कहा था कि जगत की फैमिली के पहुंचने के बाद क्वार्टर में जाए, किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। और ब्रिगेडियर अग्रवाल ने उसकी बात काटते हुए धीमे लेकिन तंबीह आमेज लहजे में कहा, तुम भूल रहे हो लड़के के बलराम हमारा अर्दिली है, खानदानी गुलाम नहीं, इसे हमारी जेब से नहीं अवाम से जमा किए हुए टैक्स से सरकारी तनख्वाह मिलती है। हमें इसे ड्यूटी के बाद रोकने का कोई हक नहीं और वो मेरा नाजायज हुक्म मानने से इनकार कर सकता है।
یہ سب کہتے ہوئے بریگیڈیئر اگروال کے لہجے کی گرمی اور گھن گرج بتدریج بڑھتی گئی۔ اس کا یہ رد عمل منگت کے لیے غیر متوقع رہا ہوگا، لہٰذا مجھے لگا کہ جھاڑ پڑنے سے اس کی سٹی گم ہو گئی ہے، مگر اس نے جلد ہی اپنی بدحواسی پر قابو پا لیا اور دبی دبی ناراضی سے بوجھل لہجے میں بولا، پتا جی کم از کم اجنبی لوگوں کے سامنے تو اس طرح عزت مٹی میں نہ ملایا کریں۔ میں نے کون سی انہونی بات؟ اچانک بریگیڈیئر اس کی بات کاٹتے ہوئے گرجا، شٹ اپ یو بلڈی فول، گیٹ آؤٹ آف مائی سائٹ۔ بریگیڈیئر اگروال کے گرجدار لہجے کی گونج ختم ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک نشست گاہ میں سناٹا طاری رہا۔ منگت تو جیسے سن ہو گیا تھا، مہر سکوت ہرش کی سسکیوں سے ٹوٹی۔ وہ یقیناً بریگیڈیئر کی گھن گرج سے بیدار ہوا تھا اور صورتحال سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس پر دہشت طاری ہو گئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا کہ بھٹی سے نکلا فولاد کا سرخ ٹکڑا محسوس ہونے والا بوڑھا فوجی افسر اگلے ہی لمحے میٹھا چشمہ بن گیا تھا۔ وہ ہرش کو سینے سے لپٹاتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، ڈرنے کی کیا بات ہے میرے لاڈلے، دیکھ تو اپنے دادا ابو کی گود میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بچے کے بوسے لینے لگا۔ کچھ دیر میں بچہ دادا کی گھنی مونچھوں سے ہونے والی گدگدی محسوس کر کے قہقہے لگانے لگا۔ باقی لوگوں کے چہروں سے بھی تناؤ دور ہو گیا۔ میرے علاوہ شاید کسی نے بھی توجہ نہیں دی کہ اس دوران میں منگت وہاں سے نکل بھاگا ہے۔ میں نے اسے دائیں طرف والی راہداری میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ دونوں خواتین باورچی خانے کی طرف روانہ ہو چکی تھی، جبکہ بریگیڈیئر اگروال ہم تینوں کو ساتھ لیے نشست گاہ کے صوفوں پر براجمان ہو چکا تھا اور ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو شروع ہو چکی تھی۔ درمیان میں ہرش کی طرف سے دادا ابو سے چہلوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ وہ پوری طرح بیدار ہو چکا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ انجو کو بھی جگا دیا جائے، مگر جگت نے اسے گھرک کر کسی ایسی ممکنہ شرارت سے روک دیا تھا جس کے نتیجے میں انجو کی نیند خراب ہوتی۔ اس دوران میں اصل گفتگو میرے اور بریگیڈیئر اگروال کے مابین ہو رہی تھی، بلکہ میں نے جان بوجھ کر گفتگو کا رخ اپنی نام نہاد صحافیانہ ذمہ داریوں کی طرف موڑ رکھا تھا تاکہ بریگیڈیئر اگروال کہیں سفیر احمد کو اپنے سوالوں کا نشانہ نہ بنا لے۔ اس بنگلے میں داخل ہونے کے بعد ہی سے مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں سفیر احمد یا فاطمہ کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کا پول نہ کھل جائے۔ ایسی صورت میں ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ خدا خدا کر کے الکا اور فاطمہ نے ڈائننگ روم میں کھانا لگنے کا اعلان کیا اور بریگیڈیئر اگروال کو ایک سے بڑھ کر ایک گرما گرم صحافتی وارداتیں سنانے سے میری جان چھوٹی۔ میں اب اپنے ارادے پر مزید یکسو ہو چکا تھا کہ مجھے اپنے ساتھی نوجوان جوڑے سمیت جلد از جلد یہاں سے نکل بھاگنا چاہیے، ہو سکے تو کل ہی۔ ہندو طرز کا کھانا خاصا مزیدار تھا۔ چائے پینے کے لیے ایک بار پھر نشست گاہ کا انتخاب کیا گیا، مگر اب رات لگ بھگ آخری مرحلے میں تھی، لہٰذا چائے پیتے ہی بریگیڈیئر اگروال نے سب کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر جا کر آرام کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ میں سفیر احمد اور فاطمہ سے بات کر کے انہیں مزید محتاط ہونے کا مشورہ دینا چاہتا تھا، مگر اس کی گنجائش نہ نکل سکی، لہٰذا مجھے اپنے لیے مختص کیے گئے کمرے میں آنا پڑا۔ میرے اندازے کے عین مطابق منگت بستر پر منہ لپیٹے پڑا تھا۔ پہلے تو مجھے لگا کہ وہ گہری نیند سویا ہوا ہے، مگر جلد ہی میں نے بھانپ لیا کہ وہ پوری طرح جاگ رہا ہے اور غالباً جان بوجھ کر یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اسے خوابیدہ سمجھوں۔ مجھے اس کی یہ حرکت عجیب سی لگی۔ شاید وہ باپ کے ہاتھوں ذلیل ہونے کی وجہ سے شرم کے مارے مجھ سے آنکھیں ملانے سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ شخص مجھے ملاقات کے پہلے لمحے سے ہی اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ اس کے نظریات سن کر بار بار میرا خون کھولتا تھا، لہٰذا خود مجھے بھی اس کی شکل دیکھنے یا گپ شپ لڑانے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی، لہٰذا میں نے اس پر لعنت بھیجی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری نیند ابھی گہری نہ ہونے پائی تھی کہ کانوں میں پڑنے والی ایک دھیمی مگر کریح آواز سے میرے خوابیدہ ہوتے حواس میں ہلچل ہوئی۔ سب سے پہلے دماغ جاگا اور تجزیے کی دکان کھول لی۔ کڑکڑاہٹ کی یہ آواز بہت زیادہ جانی پہچانی نہ سہی، بالکل اجنبی بھی نہیں ہے، اگرچہ دھاتی دندانوں کے آپس میں رگڑ کھانے کا وقفہ بہت زیادہ ہے، مگر صاف لگ رہا ہے کوئی گراری دار چاقو بہت دھیرے دھیرے کھولا جا رہا ہے۔ یہ ادراک ہوتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خدا جانے یہ وہی بدنام زمانہ رام پوری ہتھیار ہے یا کہیں اور کے کاریگروں کی فولاد کو اپنا متی کرنے میں مہارت کا شکار ہے، مگر رات کے اس بالکل آخری پہر اتنے خطرناک ہتھیار سے کھیلنے کا کسے شوق چڑھا ہے؟ میرا دماغ خود ہی فیصلے پر پہنچ گیا، یہ منگت ہی ہو سکتا ہے، مگر پھر فوراً ایک نئے سوال نے میرا دماغ جھنجھوڑ دیا۔ اس نے آخر کس ارادے سے یہ چاقو کھولا ہے؟ کہیں اس کا نشانہ میں تو نہیں؟ یہ خیال اتنا سنسنی خیز تھا کہ میں بے ساختہ آنکھیں کھولنے سے بمشکل خود کو روک پایا۔
بالآخر میں نے بہت احتیاط سے اپنی پلکوں کے درمیان ہلکی سی جھرری پیدا کر کے جائزہ لیا۔ واقعی وہ منگت ہی تھا۔ اس نے کھلا ہوا گراری دار چاقو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں جکڑا ہوا تھا اور جنونی نظروں سے قمقمے کی روشنی میں چمکتے اس کے پھل کو گھور رہا تھا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے چاقو کی دھار پر بائیں ہاتھ کا انگوٹھا پھیرا۔ اگلے ہی لمحے اس کے انگوٹھے پر نمودار ہونے والی لکیر سے خون ابل پڑا۔ اس نے لہو اگلتا اپنا انگوٹھا منہ میں دبا لیا۔ این اسی وقت اس نے مجھ پر نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں بھی مجھے لہو کی سرخی نظر آئی۔ مجھے پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ یہ بلا شبہ ایک قاتل کی آنکھیں تھیں، ایک جنونی اذیت پسند قاتل کی آنکھیں۔ ایسا قاتل جو سنگین وجہ کے بغیر شوقیہ بھی کسی بے گناہ کی جان لے سکتا ہے، جو اپنے تیش کی آگ بجھانے کے لیے کسی انسان کی زندگی چھین لینا معمولی بات سمجھتا ہے۔ میں نے جنونی کیفیت کا شکار دکھائی دینے والے منگت کے ارادے بھانپنے کی کوشش کی۔ کیا یہ میری غفلت کا فائدہ اٹھا کر مجھے ٹھکانے لگانے کے ارادے باندھ رہا ہے؟ مگر میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ بلکہ واپسی کے سفر میں جہاں اس نے مجھے غصہ دلانے والی بکواس کی تھی، میں نے الٹا اس کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ ویسے بھی میں تو اس کے ہاتھ میں کھلا چاقو دیکھتے ہی چوکنا ہو گیا تھا، مگر اسے اگر مجھ پر حملہ آور ہونا ہوتا تو اس کے پاس کافی مہلت تھی۔ میرا ذہن اس اثنا میں منگت کی اس عجیب و غریب حرکت کا قرین قیاس جواز ڈھونڈ چکا تھا۔ بریگیڈیئر اگروال نے اسے ہم سب کے سامنے جس بری طرح لتاڑا تھا، اس پر اس کا طیش میں آنا فطری تھا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا، اس کی کم و بیش یہی ذہنی حالت ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ 1000 میں سے شاید ایک آدھ ہی بیٹا اپنے باپ کی ڈانٹ پھٹکار پر غیظ و غضب کی اس انتہا پر پہنچ سکتا ہے۔ میں نے آنکھوں کی جھرری سے ایک بار منگت کا جائزہ لیا۔ میں نے دیکھا وہ چاقو کو اسی طرح مضبوطی سے تھامے آنکھیں بند کر کے گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، جیسے اپنے دماغ میں دہکتا غصے کا الاؤ ٹھنڈا کرنا چاہ رہا ہو۔ تبھی میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کیا یہ شخص محض اپنے طیش کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس خونی ہتھیار سے آنکھ مچولی کر رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے اتنی نفرت بھر چکی ہے کہ یہ اپنا چاقو اس کے بوڑھے سینے میں ترازو کرنے کے ارادے باندھ رہا ہے؟ میرے دماغ میں ایک چھناکا سا ہوا۔ اتنا جنونی غصہ دل کی گہرائی میں ابلتے نفرت کے بگولوں کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ بریگیڈیئر اگروال نے آج پہلی بار اس شخص کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا ہوگا۔ صاف لگ رہا ہے کہ بریگیڈیئر اگروال کی طرف سے منگت کی اس انداز سے خاطر تواضع وقفے وقفے سے ہوتی رہتی ہے۔ منگت بے شک اپنی حرکتوں کی ہی وجہ سے صحیح باپ کی طرف سے کڑی لعنت ملامت کا نشانہ بنتا ہوگا، مگر میرے مشاہدے کے مطابق بعض لوگوں کی قسمت کے ستارے ہی ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے، اس لیے ان دونوں کے درمیان اختلاف اور ٹکراؤ کے مواقع نکلتے رہتے ہیں۔ اور اگر بدقسمتی سے معاملہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہوا، اور خصوصاً جب باپ بریگیڈیئر اگروال جیسا حاکمانہ مرتبہ اور مزاج رکھتا ہو، تو منگت جیسے بیٹے کی سیاہ بختی کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی۔ مگر سوال پھر وہی تھا کہ کیا منگت واقعی اپنے باپ سے نفرت کی اس انتہا پر پہنچ چکا ہے کہ اس کی جان لینے پر تل جائے؟